राज्य राम राज्य तो सब बोलते हैं, राम राज्य की विशेषताएं थी क्या? राम राज्य सभी का आदर करता है, सभी को अपनी बाहों में समेटता है, सबके जन जन के कल्याण की कामना करता है। जन जन का कल्याण, चाहे धर्म उसकी उपासना पद्धति कुछ हो, निवास कहीं करता हो, किसी प्रांत किसी भाषा बोली भाषा का अनुयायी हो, बोलता हो, इससे कोई फर्क राम राज्य की अवधारणा को नहीं पड़ता। रामकालीन समाज में कानून जो बनते थे वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार और लोक कल्याण को पूरा करने को दृष्टि में बनते थे। हर कानून का एक ही उद्देश्य होता था कि लोगों के साथ न्याय संगत व्यवहार हो, लोगों की भलाई के कार्य हो और कुल मिलाकर के प्रजा सुखी रहे। सब राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन देने के बाद जब स्वर्ग को गए तो अयोध्या के लोग इतने दुखी हुए कि हमारा इतना योग्य शासक अब चला गया, हम और किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे। इसी सरजू नदी में सबने डूब करके अपनी यह लीला, अपना जीवन समाप्त कर लिया था। राम इस देश की सभ्यता और संस्कृति के महानायक हैं। राम के बिना इस देश में सभ्यता, संस्कृति और इसके आदर्शों की कल्पना नहीं की जा सकती। रामकालीन समाज की शिक्षा प्रणाली ऐसी ही थी कि जो बच्चे शिक्षित होते थे वो अपना भी भला करते थे, अपने परिवार का करते थे, परिवेश का करते थे, समाज का, राष्ट्र का और संपूर्ण मानव जात को अपनी शिक्षा का लाभ देते थे। उसी शिक्षा की आज जरूरत है। राम केंद्रित नहीं, निजी स्वार्थों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जात के कल्याण की शिक्षा दी जानी चाहिए जो राम के समय में होती थी। वही शिक्षा की अभिलाषा है कि फिर से राम राज्य की स्थापना हो देश में। राम राज्य में अगर आप केवल रामचरितमानस की पंक्तियां उत्तरकांड की देखें तो उसमें आता है कि नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना। कि राम के राज्य में ना कोई अनपढ़ था, ना निरक्षर था, सब पढ़े लिखे थे, लिटरेट्स थे, कोई भी बेरोजगार नहीं था, सब अपना अपना काम करके सुखी थे। कोई राज्य पर, साम्राज्य पर नहीं निर्भर था कि राजा हमको कोई आके रोजी रोटी का जरिया दे देगा। मेरे हाथ दे विच एक किताब है जो किताब राम राज दी गल करदी है। इस किताब दे विच की कुछ लिखिया है कि राम दे जमाने दे विच कानून किवें दा सी, राम दे जमाने दे विच लोकतंत्र किवें दा सी, राम दे जमाने दे विच किवें लोग काम करदे सी, खुशियां दा माहौल, औरतां दी इज्जत और राम रूल किवें आउण वाले समय दे विच वरतिया जा सकदा है। इस किताब नूं एक एक्स जज ने लिखिया है जो कि मेरे नाल इस वक्त अयोध्या दे विच मौजूद ने। गलबात करन दी कोशिश करांगे इस किताब दे विच की कुछ लिखिया है, इस किताब दे विच किहड़े उस राम दे कानून बारे लिखिया है जिस दे नाल ये देश राम राज नाल चलेगा, जो उन्हां नूं क्यों इंज लगदा है कि इस मुल्क दे विच राम राज की जरूरत है। उन्हां दा सब तो पहला स्वागत करांगे। मेरे नाल एक्स जज मौजूद है। सबसे पहले आपका प्रो पंजाब टीवी पर स्वागत है। मैं SS उपाध्याय पूर्व न्यायाधीश हूँ। बहुत वर्षों तक मैं उत्तर प्रदेश के कई गवर्नर्स का लीगल एडवाइजर रहा हूँ और पंजाब हरियाणा की जो चंडीगढ़ में जुडिशियल एकेडमी है उसका मैं सदस्य भी हूँ। और अभी जब राम का यह मंदिर बना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है, तो इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी पिछले जुलाई से इस राम राज्य पर आधारित इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था। आपको क्या लगता है कि देश सही नहीं चल रहा, राम राज पे चलना चाहिए? आपने ये किताब क्या सोचकर लिखी? ये कहने का कोई कारण नहीं है कि देश सही नहीं चल रहा है। देश संविधान और नियम कानून के अनुसार चलता रहा है और चल रहा है, लेकिन जन अपेक्षा हमेशा बहुत बलवती होती है। और आज भी भारतीयों से अगर पूछा जाए कि क्या वो अपनी शासन प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो उत्तर ये होगा कि लगभग तो संतुष्ट हैं, लेकिन उसमें सुधारों की बहुत गुंजाइश है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कि रामकालीन समय में
शासन कैसा था, प्रणाली कैसी थी, कौन कौन सी नीतियां थी राम के समय में अयोध्या में। आपने किताब में लिखा, आप हिंदी में बताएंगे कि रामकालीन के समय में कैसा कानून था? रामकालीन समाज में कानून जो बनते थे वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार और लोक कल्याण को पूरा करने को दृष्टि में बनते थे। जिन चीजों से लोगों का हित संवर्धित होता था, प्रमोट होता था, कानून उसी को ध्यान में रख करके बनता है। कानून का उद्देश्य भी यही होता है कि वह लोगों के बीच संबंधों को, अधिकारों को, कर्तव्य को सुनिश्चित करे, उसकी सुरक्षा करे, जीवन की सुरक्षा करे, लोगों के मान सम्मान, संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे, राष्ट्र और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करे और एक सुखी संपन्न समाज का निर्माण करे। किसी भी कानून का उद्देश्य यही होता है। रामकालीन समाज में भी जो कानून बनते थे उनका मूल उद्देश्य यही होता था। दुर्भाग्य से आज के समय में कानूनों के निर्माण में तमाम कुछ नकारात्मक पहलू भी उसमें आ जाते हैं अमल में। जैसे हम कहें कि क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, ये अगर न हो, कानून का उद्देश्य केवल लोक कल्याण हो, जनता की भलाई के लिए बने, तो हम समझते हैं जनता के किसी वर्ग को कानूनों से क्षोभ नहीं होगा। अभी विगत वर्षों में, 1-2 वर्षों में आपने देखा होगा कि कुछ कानूनों से लोगों को कुछ क्षोभ था। जैसे किसानों के विषय पर कुछ कानून बने थे, तो वो सब सरकार ने जब समझा कि शायद इन कानूनों में सुधार की और जो जरूरत है, तो उन्होंने कानूनों को वापस लिया। और कोई भी जिम्मेदार सरकार, व्यवस्था, न्यायपालिका, विधायिका यही करेगी कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार वो शासन देने का प्रयत्न। कैसा कानून होना चाहिए फिर राम राज्य में? राम राज्य में जैसा कानून था कि हर कानून का एक ही उद्देश्य होता था कि लोगों के साथ न्याय संगत व्यवहार हो, लोगों की भलाई के कार्य हो और कुल मिलाकर के प्रजा सुखी रहे। कैसे बनेगा वो कानून? संसद में कि लोग बनाएंगे? नहीं, वो कानून तो संसद ही बनाएगी। राज्य की विधायिकाएं माने असेंबली बनाएगी राज्यों में, और देश के स्तर पर संसद बनाएगी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो कानून बनाने का संविधान में जिनको अधिकार है, शक्ति है, वही बनाएंगे। लेकिन कानून बनाते समय हर संसद सदस्य का, यानी विधायिका का यह दायित्व है, यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनहित को ध्यान में रख करके ही कानून बनाए जाएं। राम के समय में कानून केवल और केवल जन कल्याण, जनहित को ध्यान में रख करके बनाए जाते थे। और ये आज भी वही अपेक्षा है कि कानून केवल और केवल लोगों की भलाई के लिए बनाए जाएं, जिससे देश समाज सुखी हो और सबका भला हो। सियासत में राम राज्य कैसे गेम चेंजर है? आपने लिखा है कि गेम चेंजर है राम रूल सियासत में, उसको आपने किस प्रकार से लिखा है किताब में? अभी आप देखिए तो राम मंदिर का ताला अयोध्या में 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर खुला था। तब से यह आंदोलन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहा और अंततः जब सोमनाथ से अयोध्या तक 1992 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली, तो वहीं से भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट आया। और आपको याद होगा, अगर 1992 के अखबारों की वो देखें, फोटो देखें, समाचार जो छपे हैं वो देखें, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा में आज के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ लगातार साथ में बने। मतलब आप ये मानते हैं कि भारत की सियासत राम पर ही टिकी हुई थी और राम पर ही चल रही है? देखिए, राम इस देश की सभ्यता और संस्कृति के महानायक हैं। राम के बिना इस देश में सभ्यता, संस्कृति और इसके आदर्शों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राम अगर इस देश की समग्र चेतना के केंद्र बिंदु हैं, प्राण बिंदु हैं, तो राजनीति कोई पृथक विषय नहीं है। राजनीति उसी भारतीय चेतना, समग्र चेतना का एक अंश है। और जब समग्र चेतना का जागरण होना है तो निश्चित रूप से राजनीति में भी गुणात्मक परिवर्तन आएगा ही आएगा। एजुकेशन सिस्टम क्या होगा राम रूल में? एजुकेशन सिस्टम भी वही होना चाहिए जो बालकों में, बच्चों में, बच्चियों में संस्कार का रोपण करे, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति और संपूर्ण मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी के बोध का निर्माण कर सके। नए नए ज्ञान विज्ञान के जो विषय हैं उसमें उनको कुशल बनावे, दक्ष बनावे, जिससे वो अपना भी भला करें, अपने परिवार का भला करें, समाज, राष्ट्र, भारत सहित संपूर्ण मानव जाति का भला करें। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। रामकालीन समाज की शिक्षा प्रणाली ऐसी ही थी कि जो बच्चे शिक्षित होते थे वो अपना भी भला करते थे
अपने परिवार का करते थे, परिवेश का करते थे, समाज का, राष्ट्र का और संपूर्ण मानव जात को अपनी शिक्षा का लाभ देते थे। उसी शिक्षा की आज जरूरत है, केंद्रित नहीं, निजी स्वार्थों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जात के कल्याण की शिक्षा दी जानी चाहिए जो राम के समय में होती थी। वही शिक्षा की अभिलाषा है कि फिर से राम राज्य की स्थापना हो देश में और शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन हो, जो होता हुआ दिख रहा है। आपने राम राज्य में इकोनॉमी के बारे में क्या कुछ लिखा है, कैसे रन करेगी देश की इकोनॉमी? देखिए, राम राज्य में हर व्यक्ति जो है किसी न किसी रोजी रोजगार कार्य में लगा था। आज की दुर्भाग्य से स्थिति यह है, हम स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद स्थिति यह हुई कि हर नागरिक, शिक्षित अशिक्षित, पढ़ा अनपढ़ा जैसे भी है, वो राज्य पर निर्भर कर गया, सरकारों पर निर्भर करने लगा कि सरकार हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कराएगी। सरकारें गठित होती हैं, सरकारों का निर्माण होता है सुशासन देने के लिए, अच्छा शासन और प्रशासन देने के लिए, ना कि घरों में रोटी बना के देने के लिए और सबको रोजगार देने के लिए। सरकार रोजगार देने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लोगों को स्वतः अपने रोजगार, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, प्रतिभा के अनुसार अपना खानदानी व्यवसाय करना होगा, रोजगार करना होगा, या जो भी अवसर आज के संसार में नए नए सुलभ हो रहे हैं। आप ये मानते हैं कि राम राज्य में हर कोई सुखी रहेगा? हाँ, राम राज्य में अगर आप केवल रामचरितमानस की पंक्तियां उत्तरकांड की देखें तो उसमें आता है कि न को अबुध न लक्षण हीना, न दरिद्र न दुखी न दीना, कि राम के राज्य में ना कोई अनपढ़ था, ना निरक्षर था, सब पढ़े लिखे थे, लिटरेट्स थे, कोई भी बेरोजगार नहीं था, सब अपना अपना काम करके सुखी थे। कोई राज्य पर, साम्राज्य पर नहीं निर्भर था कि राजा हमको कोई आके रोजी रोटी का जरिया दे देगा। स्वतः लोग अपना अपने आप से रोजी रोटी का जरिया खोज करके खूब सुखी थे। 100% रोजगार था लोगों को और आर्थिक रूप से स्वावलंबित थे, संपन्न थे। वही आवश्यकता है, वैसी ही आर्थिक नीतियां आज के भारत में हो जहां हर व्यक्ति अपना रोजगार, आजीविका का स्रोत खुद ढूंढ के सुखी हो। एक सवाल है, अब तक राम राज क्यों नहीं बना? क्या कारण रहे? कभी राम राज पर बात नहीं हुई? देखिए, देश दुर्भाग्य से 1000 से अधिक वर्षों तक उस विदेशी आक्रांता का गुलाम रहा। तो हमारी सारी जो परंपरागत ज्ञान प्रणाली थी, परंपरागत जो हमारी अपनी पद्धतियां थी शासन की, वह छिन्न भिन्न हो गई। विदेशियों ने जो भी इस देश को लूटा खसोटा, तरह तरह के अत्याचार किए, विध्वंस किए, उसके कारण वो परंपराएं हमारी नष्ट हो गईं। अब 1947 के बाद जब हम फिर से आज़ाद हुए हैं, अपनी चीज़ों को फिर से सहेज रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा काम किए जाने की ज़रूरत है। और उसी दिशा में आज देख रहे हैं कि अयोध्या में इतना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया है जब भगवान राम के आदर्शों की और उनके मंदिर की फिर से स्थापना हो रही है। आपको लगता है कि राम राज्य इस देश में स्थापित होगा? क्योंकि इस देश में तो बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे राज्य है, अपना अपना राज्य मांग रहे हैं। अगर पंजाब में जाए वो कह रहे हैं हमारा कल्चर है, उत्तराखंड में जाए, यूपी में तो चलो बात होती है, हर 3-4 स्टेट में, अगर लिट्टा में जाए, मिजोरम में जाए, तो राम राज्य की बात तो कोई करना ही नहीं चाहता। और आपको तो पूरा यकीन है कि राम राज्य बनेगा, फिर कैसे बनेगा? देखिए, राम राज्य कोई धर्म, जाति, क्षेत्र तक सीमित अवधारणा नहीं है। राम राज्य का सीधे अर्थों में यह उसकी मीनिंग है कि जन जन का कल्याण, चाहे धर्म, उसकी उपासना पद्धति कुछ हो, निवास कहीं करता हो, किसी प्रांत, किसी भाषा, बोली भाषा का अनुयायी हो, बोलता हो, इससे कोई फर्क राम राज्य की अवधारणा को नहीं पड़ता। राम राज्य सभी का आदर करता है, सभी को अपनी बाहों में समेटता है, सबके जन जन के कल्याण की कामना करता है। भूमंडल पर विद्यमान संपूर्ण मानव जात के कल्याण की अवधारणा का नाम है राम राज्य। तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर राम राज्य को कोई सही अर्थों में जानता होगा तो राम राज्य का विरोध कर ही नहीं सकता। आप पंजाब से हैं तो मैं यह कहूंगा, अपने किताब में गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में भी लिखा है, क्या कुछ आपने सोच समझकर पढ़कर लिखा है? 2 ग्रंथों में, सिखिज्म के 2 पवित्र ग्रंथों में उल्लेख आता है, दसम ग्रंथ और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने राम राज्य की इतनी तारीफ लिखी हुई है कि राम राज्य जैसा शासन पृथ्वी पर अब आ पाएगा। इस पर थोड़ा सा उन्होंने निराशा व्यक्त करी है कि राम जैसा जनता का कल्याणकारी शासन ना पहले कभी था और ना शायद हो पाएगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है। इतना आइडियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस राम ने दिया था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि जब सब राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन देने के बाद जब स्वर्ग को गए
तो अयोध्या के लोग इतने दुखी हुए कि हमारा इतना योग्य शासक अब चला गया, हम और किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे। इसी सरजू नदी में सबने डूब करके अपनी यह लीला, अपना जीवन समाप्त कर लिया था। अयोध्या निर्जन हो गई थी। इसका उल्लेख दसम ग्रंथ और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो राम राज्य की इतनी तारीफ तो शायद और लोग पीछे हैं करने में जितना गुरु गोविंद सिंह साहब ने किया है। राम राज्य के समाप्त होने के बाद कैसा माहौल था? आपने समझा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, क्या माहौल था, फिर क्या राज था तब, कैसी बातें होती थी तब? राम का शासन जब समाप्त हुआ है तो प्रजा इतनी दुखी हो गई कि वो ये तैयार ही नहीं थी अयोध्या की प्रजा की कोई और शासक आवे और उन पर राज करे। इसीलिए जैसा गुरु ग्रंथ साहिब में, दसम ग्रंथ में और दूसरी जगहों पर वाल्मीकि रामायण वगैरह में उल्लेख आता है कि लोगों ने जल समाधि ले ली थी, यहाँ निर्जन हो। हाँ, जल समाधि लेने का मतलब आज की भाषा में बोलें तो वो जीने की इच्छा उनकी समाप्त हो गई थी, निर्जन हो गई थी अयोध्या। तो इतना आदर्श लोकतांत्रिक शासक मानव जाति के इतिहास में पहली बार राम के रूप में अयोध्या को मिले थे। इसीलिए भारतीयों के मन में यही कल्पना हमेशा रहती है कि काश ऐसा एक आइडियल गवर्नेंस फिर से देश में आता, जिसकी अभिलाषा जन जन को है। ये जिनको जरा सा भी इस बात का डाउट हो कि राम राज्य की अवधारणा किसी हिंदू धर्म से या हिंदू किसी मतांतर से संबंध है, बिल्कुल नहीं। राम राज्य का अर्थ ही है कि जिसमें जन जन सुखी हो, जीव मात्र का भला हो, सबका भला हो, पूरे संसार का भला हो। राम राज्य का वास्तविक अर्थ यह है। उसका क्षेत्र से, भाषा से, धर्म से, देश से और काल समय से मतलब नहीं है। एक कालजयी अवधारणा है राम राज्य की अभिलाषा और राम राज्य के सिद्धांत। तो राम राज्य में कोई भेद नहीं है किसी के भी लिए, सबको पूर्ण सम्मान और पूर्ण स्थान है। कितना समय लगा आपको ये किताब लिखने में और इसको समझने में, राम राज्य को समझने में, कानून समझने में, महिलाओं का सम्मान, जो आपने राम राज्य पढ़ा, कितना समय लगा आपको? कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने पड़े फिर आपको ये समझ आई कि राम राज्य से ही देश चलेगा? देखिए, यूँ तो हमने कोई 32 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में सेवा करी। बहुत वर्षों तक हम कई राज्यपालों के लीगल एडवाइजर रहे। तो संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था, यही सब हमारे विषय रहे, यही जीवन भर करते रहे। और मन में ये जरूर रहा कि राम राज्य तो सब बोलते हैं, राम राज्य की विशेषताएं थी क्या, इसको जानने की उत्सुकता के कारण ही मैंने अनेकानेक प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा। जितनी प्रकार की रामायण है उसको पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, उपनिषद पढ़े, और जहाँ जहाँ उद्धरण इसमें मिलता है रघुवंश आदि प्राचीन ग्रंथों में, ऐसे 50 से अधिक ग्रंथों को मैंने पढ़ा। इस पुस्तक में मैंने उन ग्रंथों की सूची दिया है। कम से कम 300 अधिक श्लोकों का, संदर्भों का मैंने उद्धरण दिया है अपने मत के प्रमाण में, समर्थन में, कि राम राज्य वास्तव में ये था जो विशुद्ध रूप से जन जन के कल्याण के लिए समर्पित था, जिसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। राम राज्य में सब सुखी थे और सब ही सुखी हों, यही एक आदर्श शासन की कल्पना होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए हर भारतीय की इच्छा होती है कि काश देश में फिर से राम राज्य की स्थापना होती, जहां प्रत्येक व्यक्ति जो है फिर से सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता। धन्यवाद। तो ये थे एक्स जज जिन्होंने बताया कि राम राज्य से ही देश चल सकता है और देश में कैसा कानून होना चाहिए, कैसे महिलाओं को सम्मान मिलता था, लोगों को सम्मान मिलता था। और जब श्री रामचंद्र जी का राम राज्य समाप्त हुआ तो अयोध्या के लोग इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने भी जल समाधि दे दी थी। तो आपको ये सुनकर कैसे लगा, आप कमेंट जरूर करना और अपनी राय जरूर देना। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ प्रिंस सुनियाल, अयोध्या, प्रो पंजाब टीवी।